नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। जिस समय दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के बीच शीत युद्ध की खबरें आ रही हैं, उसी समय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। यूपी की राजनीति है भी ऐसी बढ़िया पेचीदा कि किसी बात का मतलब कहीं पे भी जा सकता है। उधर सेना प्रमुख ने एक किताब लिखी और सरकार को पसीना आ गया कि अगर ये किताब छपकर लोगों तक पहुंच गई तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि चीन के सामने क्या हालात है हमारी, इस किताब में जिक्र। अब सोचिए, सेना का प्रमुख लिख रहा है किताब। राहुल गांधी ने कुछ अंश पढ़ दिए तो पूरी बीजेपी हमलावर हो गई कि भाई राहुल गांधी देश के विरोध में हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने थोड़ी नहीं लिखा, सेना प्रमुख ने लिखा। अवैध दुबे जी से मैंने पूछा है कि क्या राहुल गांधी ने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की दुखती नस दबा दी है, और क्या कारण है कि सरकार एक के बाद एक असहज स्थिति में आ रही है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और पूरी बातचीत ध्यान से सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संसद में एक किताब को लेकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने चीन के टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे थे, इस तरह का एक आर्टिकल का हवाला किया जो सेना प्रमुख की किताब का था। खबर सच है झूठ है, मैं इसके किसी विमर्श में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सेना का प्रमुख ने किताब में लिखा है ये सच है, और 2 साल से उस किताब को छापने की अनुमति नहीं दी जा रही। अगर ये तथ्य गलत है तो सरकार उस किताब के प्रकाशन की रोक को जेन्युइन बता दे और कह दे कि नहीं छप सकती। लेकिन ना हाँ कहा जा रहा है ना कहा जा रहा है। 2 साल से उस किताब के प्रकाशन को लेकर बैठा जा रहा है। अब उस खबर सही है या गलत है, ये तो तभी पता चलेगा कि जब सरकार की तरफ से बयान आएगा। सरकार कह दे कि किताब गलत है, और फिर किताब राहुल गांधी ने नहीं लिखी है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। किताब में जिक्र तो खुद सेना प्रमुख का है। चीन का जिक्र है कि चीन के टैंक किस तरह भारत की तरफ बढ़ रहे थे और देश के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे। ये हमारा तो उस किताब में है, कारवा मैगजीन के लेख में आया। मैं बीजेपी के एक प्रवक्ता को सुन रहा था कि कारवा मैगजीन में लेख छपा है तो इसका मतलब राहुल गांधी कुछ ही बोल देंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर लेख छपा है तो भारत सरकार को उस लेख पर आपत्ति जता दी जानी चाहिए थी। अब तक जरा सी चीज पे तो FIR हो जाती है, नोटिस आ जाते हैं। 4 PM तो लगातार ऐसी खबरों का सामना कर ही रहा है इस समय। तो सरकार की तरफ से पक्ष ना आके और ये कह देना कि राहुल गांधी भारत की बड़ी आलोचना कर रहे हैं और सेना का अपमान कर रहे हैं, इसमें सेना का अपमान कैसे आ गया जब सेना प्रमुख खुद इस बात को लिख रहा है और कह रहा है। देखिए, सेना का अपमान कहे तो सरकार खुद अपना अपमान करवा रही है। नरेंद्र मोदी अपना अपमान करवा रहे हैं, रक्षा मंत्री अपना अपमान करवा रहे हैं, ये लोग खुद अपना अपमान करवा रहे हैं। आप देखिए कि भारत के थल सेना अध्यक्ष रिटायर होने के बाद में अपने संस्मरणों को लिखते हैं। पेंगुइन जैसी प्रतिष्ठित संस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था उनका छापना उनकी किताब छापने का निर्णय लेती है। किताब छप भी जाती है। छपने के बाद अमेजन पे उपलब्ध भी हो जाती है किताब, बिकने भी लगती है। और कारवां पत्रिका में एक लेख में उनकी किताब के अंश भी प्रकाशित हो जाते हैं। हम लोग सब उस पर चर्चा, मुझे याद है मैंने उसकी चर्चा की थी उस पर जब छपा था तो सब कुछ मैंने अपने आर्टिकल्स वगैरह में भी जनरल नरवणे ने ये कहा है वो कहा है वगैरह, हम सब लोग कई बार कोट भी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में रक्षा मंत्रालय को सूचता है, अरे ये तो हम तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की नई धाराएं हैं कुछ, उनके तहत इस किताब का रिव्यू कर सकते हैं। और वो उस किताब को मंगवा लेता है और उसके बाद में उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं देता। 2 साल से उसके ऊपर बैठे हुए हैं उसके ऊपर। अब पेंगुइन ने भी उसको किताब को बेचना बंद कर दिया है और वो अब उपलब्ध नहीं है, वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है, मतलब सेल के लिए भी उपलब्ध नहीं है वो किताब। लेकिन उस किताब में क्या छपा है इसका एक जमाने में चर्चा हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके वो चर्चा लोगों के दिमाग से निकल गई और दूसरी खबरें, एक खबर उतनी ताजी नहीं रहती है। सरकार ने मूर्खता ये की कि उन्होंने राहुल गांधी को जिस तरीके से रोका, ब्लॉक किया उस किताब की संसद में चर्चा करने से, उससे उन्होंने बिल्कुल फिर से लोगों के दिमाग में ये बात ताजी कर दी
अभी तक वो किताब केवल अंग्रेजी में थी, हिंदी में कुछ भी नहीं था उसका, किसी को नहीं पता था। जब तक चीज हिंदी में नहीं आती तब तक वो फैलती नहीं है, हम जानते हैं, कितनी अच्छी क्यों ना हो। अंग्रेजी गाने वगैरह भी जब हिंदी में नकल होते हैं तभी उनकी धुन फैलती है। तो अब वो पूरा हिस्सा जो कि सरकार की निगाह में विवादास्पद है, वो पूरा हिस्सा हिंदी में बड़े अच्छे अनुवाद करने के जरिए 3-4 मिनट की वो रीडिंग है, वो सोशल मीडिया पे आ गया, एक्स पर कांग्रेस ने पोस्ट कर दिया उसको, और उसके बाद में जाने किन किन लोगों ने पोस्ट कर दिया। अब तो वो सब तरफ घूम रहा है, सब लोग उसमें पढ़ रहे हैं कि वो जब चीन के टैंक आ रहे थे उन ऊंचाइयों पर, लद्दाख की उन ऊंचाइयों पर जिन पर भारत की सेना कब्जा था, और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी पूछ रहे थे सेना प्रमुख नरवणे से कि क्या किया जाए नरवणे से, और नरवणे साहब जो हैं वो कोई पीएमओ फोन कर रहे थे, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को फोन कर रहे थे, कभी रक्षा मंत्री को फोन कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। टैंक लगातार बढ़ते आ रहे थे, यहां तक केवल वो 500 मीटर दूर रह गए, यानी आधा किलोमीटर दूर रह गए थे वहां से। और योगेश जोशी लगातार कह रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल, इन टैंकों को रोकने का एक ही तरीका है कि इनके ऊपर हम तोपों से हमला करें, आर्टिलरी फायरिंग करें दें, तभी ये रुक सकता है। लेकिन उन्हें सरकार ने सेना को अलर्ट तो कर रखा था, लेकिन साथ में ये भी कह रखा था कि हमसे बिना पूछे आप गोली नहीं चलाएंगे। गोली चलाने का मतलब होगा युद्ध करना चीन के मुकाबले, और गोली चलाई है कि न चलाई है इसके बारे में वो कोई बता नहीं रहे थे उसको। तो रात को फिर 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फोन आता है, और फोन पे भी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की थी, प्रधानमंत्री कहना है कि आप जो उचित समझे करें। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो निर्णय लेना सेना काम है ही नहीं, ये कोई पाकिस्तान की सेना थोड़ी ना है। ये पाकिस्तान की सेना को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से निर्णय कर सकती है कि किसके खिलाफ युद्ध करना है, किसके खिलाफ युद्ध नहीं करना है, किससे समझौता करना है। भारत की सेना तो राजनीतिक राजनेता जो हैं, चुनी हुई सरकार है, वो तय करके बताती है कि भाई आपको क्या करना है, आपको स्ट्राइक करनी है, रोकना है, युद्ध करना क्या, सब वो बताती है। उसके बाद वो काम कैसे किया जाए ये सेना तय करती है। उसको उसका लक्ष्य क्या है सेना का, नीतिगत निर्णय लेके तो सरकार बताती है उसको। ये पूरा बंदोबस्त तो यही है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये सरकार ने नहीं किया, और प्रधानमंत्री ने लंबे काफी समय तक अनिर्णय और दुविधा में फंसे रहने के बाद में अंततः ये तय किया कि हम ये निर्णय नहीं लेंगे, और अपनी जिम्मेदारी से वो बच गए। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से उन्होंने इनकार कर दिया, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की। ये वो जिम्मेदारी इसको कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया था कारगिल में, कारगिल युद्ध के समय। ये वो जिम्मेदारी है इसको इंदिरा गांधी ने निभाया था। ये वो जिम्मेदारी है इसको लाल बहादुर शास्त्री ने निभाया था। भारत के 3 प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उस जिम्मेदारी को नरेंद्र मोदी नहीं निभा पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमारे फैसले से गोली चली और चीन के साथ युद्ध शुरू हो गया, तो हम उस युद्ध में बुरी तरह फंस जाएंगे। हमारे पास वो दम नहीं है युद्ध लड़ने की। देखिए, तमाम रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अगर किसी से फुल स्केल वार हो, मतलब पूरा युद्ध हो, तो मुश्किल से 1 हफ्ते का मामला है। 1 हफ्ते बाद ही अब समस्या खड़ी हो जाएगी। 1 हफ्ते तक तो खूब लड़ लेंगे, उतनी क्षमता है। 1 हफ्ते के बाद। और चीन 276 मिलियन, जो तो $76 बिलियन उस चीन का रक्षा व्यय है। भारत का उससे केवल 30% है। चीन का 70% ज्यादा है भारत से। कोई मुकाबला है? फिर भारत तो चीन, अगर भारत को देखें आप, तो भारत को कई तरफ से खतरा है सीमाओं को। बांग्लादेश से भारत की शत्रुता है तकरीबन, है, पाकिस्तान से शत्रुता है, चीन से भारत की शत्रुता है, यानी 3 तरफ से तो सीमाओं को भारत के खतरा है ही। तो भारतीय सेना को उन 3 तरफ से लगा रहना पड़ता है सीमा पे। चीन को किसी से कोई खतरा नहीं है। आप देखिए अमेरिका की कामयाबी का राज क्या है। अमेरिका में राज है कि अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता है। अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां जाके कोई अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता। अमेरिका पे आज तक हमला नहीं हुआ है कभी कोई। अमेरिका के पूरे
150 साल के इतिहास में अमेरिका ने ही दूसरों पर हमला किया है। अमेरिकी सैनिक कभी अपनी जमीन, अपनी सीमा की रक्षा के लिए आज तक नहीं लड़े। वो हमेशा दूसरों की जमीन पर लड़ते हैं। वियतनाम में हाँ लड़ते हैं, भाई, अफगानिस्तान में लड़ते हैं, फलानी जगह लड़ते हैं, ढिकानी जगह लड़ते हैं, लेकिन वो अपनी सीमा के लिए रक्षा कभी नहीं। ये तो वो ये भी एक बड़ा कारण है। अमेरिकी जनता जानती है कि हम बिल्कुल सुरक्षित है। इसी तरह चीनी जनता जानती है कि उसकी तरफ, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। चीन ही करता है दूसरों के ऊपर हमला। किसी देश की औकात ही नहीं है। चीन ने वियतनाम पे हमला किया था, क्या वियतनाम चीन पे हमला कर सकता है? नहीं। चीन ने भारत पे हमला किया था, कि भारत चीन पे हमला कर सकता है? नहीं। कौन कर सकता है? चीन जिस दिन चीन को झक आ गई, उस दिन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। वो कहेगा हमने अपनी मातृभूमि की अखंडता स्थापित कर दी। तो ये स्थिति है। मैं तो ये कहता हूं कि आप देश में 100 लोगों को जमा कीजिए, देश के कोने कोने से, एक रैंडम सर्वे के जरिए, और सबसे पूछिएगा कि भारत और चीन में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। मुझे तो उम्मीद है कि 100 में 99 लोग कहेंगे कि इसमें चीन का हाथ भारी रहेगा। अच्छा, हम लोग कमजोर क्यों है? जनसंख्या बराबर क्यों कमजोर है बेटा चीन के देखिए, मुकाबले? हम भी तो ऐसी जब ताकतवर बन सकते 1947 में भारत, थोड़े से 1947 में भारत आजाद हुआ था, और 1949 में 2 साल बाद चीन में क्रांति हुई, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, इधर में भारतीय संघ की स्थापना हुई है। उस वक्त भारत और चीन तकरीबन कई मामलों में समान थे। कुछ मामलों में वो आगे थे, कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर था। तकरीबन दोनों की स्थिति, दोनों कृषि प्रधान देश थे, बड़े देश थे, आबादी बहुत थी, तकरीबन समान थे। यहां तक कि भारत के जो बुद्धिजीवी थे वो चीन के मॉडल को ध्यान से देखते थे, चीन के बुद्धिजीवी थे वो भारत के मॉडल को ध्यान से देखते थे। इस तरह होता था। लेकिन धीरे धीरे चीन विभिन्न कारणों से कई मामलों में आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद सांस्कृतिक क्रांति के बाद में, जब सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव को डेंग शाओपेंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पलटा, और उच्च शिक्षा के ऊपर, टेक्नोलॉजी के विकास के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के विकास के ऊपर, यानी कारखाना बनने वाली वस्तुओं के विकास के ऊपर, इन सब के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने। तो उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 आधुनिकीकरण की नीति अपनाई, जो बहुत मशहूर है। 4 मॉडर्नाइजेशन में क्या था? एक मॉडर्नाइजेशन फौजों का मॉडर्नाइजेशन भी था। उससे क्या हुआ कि उसका असर अब जाके ये 80 के दशक में चीजें, 80 के दशक की शुरुआत में माओ सेतुंग की मृत्यु के बाद ये सब चीजें अपनाई गई थी। उसका असर अब जाके दिखाई पड़ रहा है। पिछले 10-15 साल, 20 साल से करीब चीन जो है दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, आज तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बड़ा नंबर चीन का ही है, कोई है ही नहीं चीन के मुकाबले। तो चीन अब हर मामले में बहुत आगे है भारत से। कोई आप कल्पना ही नहीं कर सकते दोनों के बीच में किसी भी किस्म की प्रतियोगिता की। ठीक बात है ये। और वो कहावत है ना, गरीब ही भारत में जब कभी होगा तो चीन ही भारत पे हमला करेगा, भारत कोई चीन पे हमला करने नहीं आ रहा। ठीक बात है। एक कहावत है ना, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। पाकिस्तान को तो हम लोग धमका लेते हैं, चीन के नाम पे खामोश हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बल्कि चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हुए, चाय पीते हुए नजर आए। भले वो गलवान घाटी के बाद, अब तो गलवान पिक्चर भी आ रही है। गलवान में फिर हम और पिक्चरों पर क्रांति देखते हैं, चाहे धुरंधर में भी देख लें, चाहे गलवान में भी देख लें, चाहे बॉर्डर में देख लें। इन्हीं पिक्चरों में हम दिखाते हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी ने इतना बड़ा अपराध किया है? वाकई में अपराध किया है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है राहुल गांधी ने बड़ा अपराध कर दिया। क्या राहुल गांधी ने बहुत नाव चल दिया है? बहुत दुखती न सवाल आज। भाजपा जो कहना वो कहेगी, वो तो कुछ ना कुछ कहेगी। भाजपा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी को सख्ते में डाल दिया। देखिए, जैसे ही वो तेजस्वी सूर्या ने सबसे पहले कांग्रेस की देशभक्ति पे सवाल उठाया, राहुल गांधी की विपक्ष की देशभक्ति पे सवाल उठाया, तो राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि अब देशभक्ति क्या है आज मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने जैसे ही पढ़ना, पहला सेंटेंस पढ़ा उसका, कि मैं उसको कोट करते हुए कह रहा हूं कि वो टैंक बढ़ रहे थे लद्दाख में हमारी हाइट्स की तरफ, तो ये अंदाजा नहीं था इन लोगों को राहुल गांधी से कोट करना शुरू कर देंगे। तो घबरा के सबसे पहले राजनाथ सिंह खड़े हुए, क्योंकि उसमें राजनाथ सिंह फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। खुद राजनाथ सिंह ही फंसे हुए हैं मुख्य तौर पर उसमें। रक्षा मंत्री तो वही है। हाँ, तो वो बुरी तरह घबरा के खड़े हुए, और उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, ये किताब प्रकाशित हुई हो तो आप बताइए, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने किताब को रोक रखा है। अच्छा, फिर आप देखिए, उसके बाद फिर अमित शाह उनके समर्थन में खड़े हुए, फिर किरण रिजिजू खड़े हुए। आप देखिए कि भाजपा वालों को ग्रेडेड रूप से, मतलब एक एक करके ये एहसास हुआ इस बात का कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, राहुल गांधी को ये बोलने नहीं देना चाहिए।
उसके बाद उन सब लोगों ने मिलकर राहुल गांधी को ब्लॉक किया, और उसमें फिर जैसा जाहिर है ओम बिरला भी शामिल हो गए इस पूरे प्रपंच में, वो तो हो ही जाते हैं। हो ही जाते हैं। तो ये इस तरीके से हुआ। राहुल गांधी ने इन लोगों को चौंका दिया, मैं मानता हूं परेशान कर दिया। आप चेहरे देखिए, आप हाँ, बड़े अमित उतरे शाह हुए थे के और आज चेहरे बीजेपी। देखिए, बड़े उड़े हुए चेहरे थे। इनको लग रहा था कि ये बात सबको पता ही है, लेकिन ये सदन के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगी, हाँ, हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ठीक बात है, हमेशा तो के लिए मतलब दर्ज हो ऐसा भी जाएगी। नहीं हाँ, कि और हाँ आज और मामला। सवाल ये है कि सदन में अगर कह दी गई बात, उसका फिर जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब देंगे तो आपको कहना पड़ेगा नरवाणे झूठ बोल रहे हैं, ये थोड़ा आज कहेंगे देख नरवाणे रहा था। सही बोल रहे हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं नरवाणे झूठ बोल रहे हैं, तो अब एक तरह से आप फौजी अफसरों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैंने दो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की बातचीत सुनी इसके ऊपर, दो मेजर जनरलों की बातचीत सुनी। दोनों साफ तौर पे कह रहे थे कि सदन में जो बहस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाओ, बहस क्यों रुकी, हो जाने दो इस बात पे। और एक ने साफ तौर पे ये कहा कि लद्दाख की गलवान की घटना के बाद में लद्दाख की जिन ऊंचाइयों पर हमारी फौज ने कब्जा कर लिया था, बातचीत सरकार को इसकी सफाई देनी चाहिए कि वो ऊंचाइयां, उन पर कब्जा भारत की सेनाओं ने क्यों छोड़ा। और ये मांग उठाई गई मेजर जनरलों की तरफ से। तो देखिए, ठीक है उधर। ये मसला अगर विपक्ष इस मसले को आगे बढ़ाए, तो देश में वो ये संदेश ले जा सकता है कि चीन के मुकाबले इन लोगों ने अपनी नाक कटा दी है, भारत की भी नाक कटाई है। और क्या, हम चीन के सामने ऐसे घुटने टेके पड़े हैं, सारा कारोबार उनके हाथ में दे दे रहे हैं, तारीफों के पुल बांध दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पक्का दोस्त हो। मैं तो याद है कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, वो हमेशा कहते थे कि हमको पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन पता नहीं क्यों अपने प्रधानमंत्री की अखिलेश ने भी सूरत खड़े दिखाते होकर हैं। राहुल का समर्थन किया, अखिलेश ने भी हाँ खड़े होकर राहुल का समर्थन किया। हाँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों चीन के आगे इतना नतमस्तक हो गए। उधर लद्दाख के मसले पर मुझे याद आया, सोनम वांगचुक के लिए कहा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कि साहब वो नेपाल और बांग्लादेश के हालात पैदा करना चाहते थे, सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, सरकार तख्ता पलट करना चाहते, इस तरह की बातें उस आदमी के लिए की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरकार कह रही है वो वे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वे और हम, केवल दो शब्दों के इस्तेमाल से भावभंगिमा बदल गई। गांधी जी का नाम तो केवल अपने आवरण ढकने के लिए कर रहे थे। कितने तर्कहीन बात लगती है। सोनम वांगचुक का पिछला इतिहास देखो, महीनों से वो अभी जेल में है, और कैसी तर्कहीन बातें लगती हैं। देखिए, अब हमें सरकार को जो कहना हो वो तो कहेंगे ही। वो तो सरकार ने जो सोनम वांगचुक को जेल में लंबे अरसे तक डालने का मन बना रखा है, उनकी रणनीति है, तो वो हर तरह से ये किन प्रकार उनको लगातार जेल में रखना चाहेंगे। सवाल ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या मतलब केवल सरकार के वकीलों के कहने से सुप्रीम कोर्ट मान लेगा उनकी बात क्या? या सरकार के वकील कोई ऐसा प्रमाण भी पेश करेंगे जिनसे तय हो, ठोस प्रमाण भी पेश करेंगे, चाहे वो दस्तावेजी प्रमाण हो या कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, जिससे ये लगेगा कि सोनम वांगचुक वास्तव में वहां पे कोई जेनजी का आंदोलन करवाना चाहते थे, या कोई वो हिंसा फैलाना चाहते थे, इस प्रकार की बात करना चाहते थे। तो वो ठीक है, भाजपा के दफ्तर पे हमला हुआ, उसमें 2 लोग मर भी गए, आग लगा दी गई भाजपा के दफ्तर में, हैं? तो भाजपा को बुरा लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन क्या वो तो वैसे भी हो सकती है, सोनम वांगचुक के बिना भी इस तरह की घटना हो सकती है। प्रश्न ये है कि मणिपुर में भी तो हुई, मणिपुर में भी तो ऐसे हुआ। कैसे जोड़ेंगे आप सोनम वांगचुक को उससे? और कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करता है? क्योंकि कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, वो कोई अंधे और बहरे तो होते नहीं है, ना वो अखबार में, ना वो इतिहास के बारे में जानकारी, सब उन्हें पता होता है। ये तो उनको तय करना है कि वो सरकार के इन तथ्यों को किस तरीके से देखेंगे। ठीक बात है। और आज ममता बनर्जी भी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञानेश कुमार के लिए आज ममता बनर्जी ने जो भाषा इस्तेमाल करी, बहुत कड़ी भाषा थी। ममता ने आपत्ति जताई, मैं दिल्ली आती हूँ बीजेपी घबरा जाती है, मेरे हाउस के आसपास सारी इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाती है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, 56 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, रिटायरमेंट बाकी पद चला जाएगा तो ज्ञानेश कुमार को वहीं रहना है। बहुत गुस्से में थी ममता बनर्जी एसआईआर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर किसी निर्णायक जगह पे पहुंचेगा, या फिर बंगाल सबके चुनाव होती रहेंगे और निपटते रहेंगे? और बिहार की एसआईआर जब फैसला नहीं दिया है अभी तक,
तो आप बंगाल की एसआईआर में कैसे फैसला दे देंगे? बिहार में फैसला देते तो वो एक नजीर बनती। भाई बिहार पे अगर फैसला देते तो वो एक नजीर बनती। अब तो जब बिहार पे नहीं फैसला दिया है तो अब बंगाल पे कैसे फैसला दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट तय कर लेता है कि किस चीज को लटकाए रखना है, लटकाए रखती है, रखा है। अब आप देखिए इस पे कितनी जल्दी उन्होंने फैसला दे दिया यूजीसी के मामले पे, क्योंकि सरकार और भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई थी। जैसे ही है, ये तो बड़ा खराब है। लेकिन हाँ बिल्कुल कर दिया। आपके सामने सबूत है इस बात का। एसआईआर पे कोई फैसला नहीं दे रहे, लगातार लटकाए हुए उसको। और हाँ, इतना बड़ा थोड़ी ना कि इसमें आपको 1000 किताबें पढ़नी है, इस पे 1000 अनुसंधान करने। लेकिन ये तो 140 करोड़ लोगों के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है कि जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रणाली होती है निर्वाचन आयोग की। मैं मतलब परसों टैक्सी में सफर कर रहा था, तो उसने टैक्सी वाले से मैंने पूछा ये ओला का क्या रेट चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। बोले बड़ा गलत पॉलिसी आ गई अब तो ओला की, हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। मैं कहा फायदा नुकसान हो। बोले साहब सरकार ने बर्बाद कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, सब चीजें। तो मैं कह रहा कि सरकार तो फिर आ जाती है, बीजेपी तो फिर जीत जाती है। एकदम टैक्सी वाला बोला अरे साहब वो तो मशीन में खेल कर लेते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर लेते हैं। तो मैं एक लेमैन की बात बता रहा हूँ जो तत्काल उसने कहा, यानी देश की जनता को ये अब बच्चे को पता है, तो वैसे तो चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर लेंगे, मशीन में गड़बड़ कर लेंगे। ज्ञानेश कुमार को लगता नहीं है कि ये सरकार की के इशारे पर जनता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? जनता कब तक सब्र करती रहेगी जब आम आदमी को लग रहा है कि भैया ये ईमानदारी से नहीं जीतते, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ करेंगे और बाद में मशीनों में गड़बड़ करेंगे। तो ये एक ये भावना जो है ना, ये काफी फैल रही है जो आप बता रहे हैं। बहुत लोग इस तरह की बात करने लगे हैं। पहले ये बात होती थी मजाक में, खुद बीजेपी वाले मजाक में कहते थे कुछ नहीं, वो तो हम तो ईवीएम तो है ही। हाँ, बीजेपी वाले इस तरह की बात बोलते थे, खुद व्यंग सा करते हुए अपने ऊपर भी। तो उसको हम लोग भी हल्के ढंग से लेते थे कि भाई थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। लेकिन अब ये बात जो है ना, ये बात बहुत फैल रही है और साधारण लोग भी अब टैक्सी ड्राइवर क्या कमाता है? टैक्सी ड्राइवर 50,000 40-50,000 रुपए महीने कमाता है, साधारण व्यक्ति होता है टैक्सी ड्राइवर, ओला वाला। तो उसमें ये दो लोगों के दिमाग में अगर भर गई तो उससे सरकार की साख, भारत के लोकतंत्र की साख, चुनावी लोकतंत्र की साख और चुनाव आयोग की साख सब नष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। इन लोगों ने लोकतंत्र को वहां पहुंचा दिया है जब वो अपनी क्रेडिबिलिटी का, अपनी साख के संकट का सामना करेगा, और वो बहुत बुरी बात होगी। अबे जी क्या लगता है कि अगर ये तेवर बने रहे चुनाव आयोग के, तो देश के लोकतंत्र पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता रहेगा। दुनिया में आपकी नजर तो आपके तो संपर्क पूरी दुनिया भर के पत्रकारों में भी है, दुनिया के बाकी देशों में इस मसले को लेकर भारत के प्रति कैसी राय? देखो, एक भक्त संप्रदाय है। आप देखिए कोई भी बात कोई भी करे, आप भक्त संप्रदाय लोगों के एक्स पे ट्वीट देखिए, वो एक ऐसा तर्क देते हैं, देख सुन के हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है कि ये भक्त संप्रदाय के लोग कहां फंसे हुए हैं। अब उन भक्त संप्रदाय के लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग समझ गए। अच्छा, अब समस्या ये है कि वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बहुत गरीब है। अब जैसे कि मुझे अपने कई बिहार के साथियों ने बताया है कि बिहार की महिलाओं का 90% हिस्सा ऐसा है जिसने कभी जीवन में 10,000 रुपए एक साथ अपने सामने रखे हुए देखे नहीं है, हाथ में उठा के नहीं अनुभव किया है कि 10,000 रुपए कैसे होते हैं। उन महिलाओं को अगर आप टारगेट करके उनको 10-10 हजार रुपए बांटेंगे तो वोट तो आपको वो दे देंगी कम से कम, क्योंकि उनके जीवन के लिए तो एक बहुत अनूठी बात है। हमारे आपके लिए हम सोचते हैं 10,000 रुपए में कौन अपना वोट बेचता है। तो ये जो समस्या है ना कि आप वोटरों के सामने टुकड़ा फेंक रहे हैं, बदले में उनसे वोट प्राप्त कर रहे हैं। बिहार का चुनाव तो ऐसे ही जीता गया है। ये लेकिन हाँ, ठीक बात है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जो भरोसा है, विश्वास है, वो कमजोर होता है और ये किसी भी देश के लिए बड़े खतरनाक संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।